So I'm welcoming you all to this next session of One Shot Physics One Shot, जिसके अंदर हम करेंगे waves, not wave optics, waves जो क्लास 11th के अंदर है वो वाला वेव्स है ना, लास्ट चैप्टर क्लास 11 फिजिक्स का। और सबसे बड़ी बात ये है कि वेव्स जो है ना उसके अंदर हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, फुल नहीं, क्योंकि फुल पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट सवाल जो आते हैं वो वेव से नहीं आते हैं क्लास 11th के, वो सवाल आते हैं वेव ऑप्टिक्स से। अब अगर मैं सीधे आज सेशन वेव ऑप्टिक्स का लेके आ जाता तो मुझे पता है कि तुम सबने कितना वेव को पढ़ रखा है ना। और मैं फिर जब वाईडीएससी या फिर डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन शुरू करता जो तुम्हारे एक्चुअल वेव ऑप्टिक्स के अंदर है, तो फिर कुछ समझ नहीं आता, वो फिर गोल रहता। क्योंकि क्लास 11 का वेव कौन कितना पढ़ता है, एसएचएम और वेव, वो मेरे को पता है। तो इसीलिए ये वेव ऑप्टिक्स से पहले का आज का जो वन शॉट होने वाला है उसके अंदर हम वेव्स को खत्म करेंगे। मतलब जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वेव के बारे में वो पता होनी चाहिए आपको। जो क्लास 11 के अंदर जो वेव है वो पता होना चाहिए, तभी आप वेव ऑप्टिक्स को समझेंगे। जैसे ऑप्टिक्स के अंदर दो पार्ट है क्लास 11th में, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। लाइट के दो नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर में हम रे ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स जो है उसके अंदर वेव की चीजें पढ़ते हैं। तो पता तो होना चाहिए वेव के बारे में। तो इसीलिए ये वाला सेशन जो है वो वेव ऑप्टिक्स से पहले लिया जा रहा है आपके लिए, ताकि 11th वाला जो वेव है वो आप थोड़ा सा, मतलब मेन मेन चीजें तो एटलीस्ट पढ़ लो। कि अगर वहां इंटरफेरेंस अगर मैं कराता हूँ, क्योंकि इंटरफेरेंस क्लास 11 का पार्ट है। फेज डिफरेंस, फेजर डायग्राम्स क्या होते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस पे कौन कौन से वेव्स बनते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में यही होने वाला है, ठीक है। आज के लेक्चर भी हम फ्रॉम बेसिक टू एडवांस पूरा जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक इंट्रो दे दिया छोटा सा कि इस चैप्टर में हम करेंगे क्या। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस वन शॉट की। और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको आना चाहिए, वो है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, ठीक है। वेव्स का इंटरफेरेंस जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात कि इंटरफेरेंस से क्या समझते हैं। देखो, वेव का इंटरफेरेंस जब भी कहा जाता है ना, तो वेव के इंटरफेरेंस से मतलब है कि लेट्स से दो वेव्स आपस में आके जब कंबाइन होती हैं, जिनको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन। फिजिक्स की लैंग्वेज में वेव की कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सुपरपोजिशन। तो जब भी दो या दो से ज्यादा वेव्स आपस में कंबाइन होती है तो दो रिजल्ट पॉसिबल्स होते हैं। या तो वो वेव का जो भी एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड मतलब उस वेव की मैक्सिमम वैल्यू, उसकी एम्पलीट्यूड में या तो आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, मतलब इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, या फिर डिक्रीज देखने को मिलेगा, मतलब डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर दो वेव्स आके आपस में कंबाइन होती है, जिसको हम फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स टर्म्ड एज इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो इंटरफेरेंस का बेसिक डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख लो कि द नेट इफेक्ट of the combination of two or more moving waves on intersecting और अच्छा conjugate भोसड़ी के बहुत बकता है पर रहे तो माइक्रोफोन। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है इंटरफेरेंस ऑफ वेव का, जिसमें मैंने क्या लिखवाया कि नेट इफेक्ट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वेव। मतलब दो और मोर, दो या दो से ज्यादा मूविंग वेव्स अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन होती है तो जो नेट इफेक्ट मिलता है उसी को हम इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि लेट्स से ये एक वेव है और ऐसी ही एक और सिमिलर वेव है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होती हैं तो हमको इन दोनों का एम्पलीट्यूड में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। वैसे ही अगर ये कोई एक वेव है और एक वेव जो ऐसे नीचे से जा रही है, तो इन दोनों का जो नेट कॉम्बिनेशन हम देखते हैं उसमें हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है।
तो इन दोनों केसेस में, ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, इन दोनों केसेस में वेव क्या हुई है, एक दूसरे के साथ कंबाइन हुई है, मतलब कॉम्बिनेशन हुआ है, जिसको फिजिक्स के लैंग्वेज में सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो जब दो वेव कंबाइन हुई है तो इसका नेट इफेक्ट क्या हो गया, लेट्स से कि पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड है था ए, दूसरे वाले वेव का भी एम्पलीट्यूड था ए, तो जो हमने फाइनल जो हमारा नेट मिला ना, उसमें हमको एम्पलीट्यूड देखने को मिला 2a। ठीक है, अरे ये बेसिकली ऐसे है, इसको ऐसे समझ लो कि एक वेव ऐसी है प्लस दूसरी वेव भी ऐसी है, तो ये दोनों को जोड़ के जो एम्पलीट्यूड मिलता है ना, वो एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाता है, मतलब उसका एम्पलीट्यूड में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। समझ रहे हो? तो ये ऊपर वाली चीजें ही है, मैंने बस एक लाइन में दोनों को ड्रॉ कर दिया ताकि आप लोग को लगे कि यस दो वेव्स कंबाइन हो रही हैं आपस में। ठीक, और नीचे वाली वेव का भी अगर मैं एम्पलीट्यूड को ए मान लू, एम्पलीट्यूड मतलब सबको पता है वेव की मैक्सिमम वैल्यू को उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और यहां से भी नीचे वाली वैल्यू जो है वो भी अगर ए के बराबर है, तो इसमें हमको जीरो देखने को मिलता है, मतलब इसके अंदर हमको कोई भी एम्पलीट्यूड नजर नहीं आता है। तो फर्स्ट केस में जिसमें एम्पलीट्यूड दो वेव कंबाइन होते हैं तो एम्पलीट्यूड बढ़ जा रहा है, सेकेंड केस में अगर दो वेव कंबाइन हो रहे हैं तो एम्पलीट्यूड जीरो मिल रहा है। ये सभी फिनोमिना को फिजिक्स में इंटरफेरेंस बोला जाता है। तो इंटरफेरेंस में कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा वेव्स का, वो या तो इंटरसेक्ट करती हैं, अब यहाँ ये देखो ये दोनों वेव्स आपस में मिल रही हैं, इंसिडेंट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, या कॉन्सिडेंट पाथ, उन दोनों का पाथ क्या हो सकता है, या तो इंटरसेक्टिंग या तो कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट देखो फर्स्ट वाले केस में है, दोनों सेम पाथ में आ रही है, और इंटरसेक्टिंग नीचे वाले केस में है, इसमें एक वेव दूसरी वेव को क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है। ठीक है, तो ये है बेसिक इंटरफेरेंस। अब ये क्या है, कैसे है, कैसे टू वे हो गया, कैसे यहाँ जीरो मिल गया, हम सब पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे, फिलहाल तो लेक्चर शुरू हुआ है, इसीलिए बहुत बेसिक मैं तुमको समझाया कि इंटरफेरेंस क्या होता है। जब दो वेव्स कंबाइन होती हैं तो उनका जो नेट इफेक्ट होता है उसी को हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव बोलते हैं। ठीक है, और इसमें से कुछ चीजें याद रख लो, ये फर्स्ट केस है ना, इसको हम सीआई बोलते हैं, सीआई का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और सेकेंड वाले केस को जिसमें हमको क्या मिलता है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू जीरो मिलती है जब दो वेव कंबाइन होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो सीआई का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डीआई का मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, बहुत बेसिक है, यहां तक सबको समझ आया कि दो वेव को मैंने कंबाइन किया है। अब ये कैसे मैंने रिजल्ट लिखा उसकी चिंता मत करो, अभी मैं तुमको समझाऊंगा कि सर आपने ए और ए को जोड़कर टू ए क्यों कर दिया, यहाँ ए और ए को जोड़ के जीरो क्यों कर दिया, ये मैं सब समझाऊंगा। बट अभी समझो कि क्या इंटरफेरेंस समझ आ रहा है, कि दो वेव कैसे कंबाइन करेंगे तो उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, फिर दो वेव कंबाइन करेंगे डिफरेंट कंडीशंस में तो उनका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये है इंटरफेरेंस। तो पहले वाले केस को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरे वाले केस में क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब आपसे अगर कोई पूछता है कि टेल मी अबाउट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आप ये चीजें बोल सकते हैं कि सर दो वेव कंबाइन होगी, अगर उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम बढ़ होगा। जाता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर दो वेव कंबाइन करती हैं और अगर उसका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है, नेट इफेक्ट जीरो हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसमें लिख लो एक बेसिक सा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का छोटा सा डेफिनेशन लिख लो, एक ही में लिखवा देता हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, कौन सा, एक तो कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव, सीआई और डीआई। ठीक है, देख लो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैपेंस when two waves, sorry, when two waves overlap each other, overlap, इसको लिख लो, overlap in such a way that their net effect creates a larger wave। तो ऐसे इंटरफेरेंस को क्या बोलेंगे जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, इट हैपेंस when two waves, फिर से वो लिख रहा हूं, when two
waves overlap in such a way that they cancel out each other. Cancel out each other. इसको क्या बोलते हैं? इस इंटरफेरेंस को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। यहां देखो दोनों कैंसिल आउट कर दिए एक दूसरे को, एम्पलीट्यूड 0 हो गया है। स्लाइड दिखा यहाँ दीजिए। हाँ एक मिनट, यहाँ कॉम्बिनेशन हुआ है तो यहाँ एम्पलीट्यूड 2a के बराबर हो गया है, 2 गुना। तो ऊपर वाले को कंस्ट्रक्टिव, नीचे वाले को डिस्ट्रक्टिव। क्लियर? सर वो कंस्ट्रक्टिव में डेट डियर के बाद क्या लिखे हैं? डेट हाँ, डियर नेट के बाद। इन सच अ वे दैट देयर नेट इफेक्ट। एक्चुअल में देखो ना, मेरा जो पेन टैब है ना वो इतना स्मूथ हो गया है लिखते लिखते, ठीक है, तो वो बनी रहा, फिसल रहा है मेरा हाथ उस पे। मैं बहुत जल्द नया वाला पेन टैब लेने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी कुछ दिनों के लिए आई एम सॉरी फॉर दैट, आई अपोलोजाइज, मेरी राइटिंग बहुत गंदी हो जा रही है इस पे, वो फिसलते जा रहा है, नोट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब मैं नया पेन टैब ले लूंगा ना तो उस टाइम राइटिंग थोड़ी अच्छी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लो थोड़ा सा। यस सर, हो गया। क्लियर? अब ये तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का एक केस था, बेसिक केस था जो मैंने इंटरफेरेंस को डिस्कस किया। अभी इंटरफेरेंस खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ इंटरफेरेंस है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है वो है तुम्हारा फेज डायग्राम एंड फेज डिफरेंस, जिसको फेजर डायग्राम ज्यादातर बोला जाता है। ये दूसरी टॉपिक है जो आपको वे ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। फेजर डायग्राम और फेज डिफरेंस ये क्या होता है। थोड़ा थोड़ा आपने अल्टरनेटिंग करंट अगर पढ़ा है तो उसके अंदर ये टर्म सुना होगा। किसने किसने सुना है? फेजर डायग्राम एंड फेज डिफरेंस, जिसके अंदर एक फेजर वेक्टर हुआ करता है। यस सर। आओ देखो, फेजर डायग्राम और फेज डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा समझते हैं इसको। फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट किया जाता है, फाई से सिंबल है, ठीक है, फाई से डिनोट किया जाता है। थोड़ा ध्यान से सुनो। किसी भी वेव को आपने एसएचएम वगैरह जब पढ़ा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, जिसमें पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो उसके अंदर आपको ये चीज बताई होगी, किसी भी वेव को या फिर किसी भी एसएचएम करते हुए पार्टिकल को हम क्या करते हैं, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। ये तो सबको पता है, एरो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको फेजर वेक्टर बोला जाता है। अगर नहीं पता है तो याद रख लो, किसी भी वेव को हम एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं बोलता हूं कि ये एक वेव 1 है जिसको मैंने एक एरो से यहां डिनोट किया, इस डायरेक्शन में, जिसका एम्पलीट्यूड है ए, ठीक है। और एक और वेव है जिसको मैंने दूसरे एरो से रिप्रेजेंट किया, जिसका एम्पलीट्यूड है तुम्हारा, इसको लिख लो A1, इसको लिख लो A2, है ना। ये दोनों बेसिकली वेव है, ये दोनों बेसिकली वेव है। लेकिन वेव को, है ना, अगर आपने एसएचएम या वेव पढ़ा होता क्लास 11 में, अगर पढ़ा होगा तो पता भी होगा, नहीं पता है तो ऐसा समझ लो कि वेव को एरो से रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना, रिप्रेजेंटेशन होता है एरो से, इसको हम बोलते हैं फेजर वेक्टर, है ना, इसको फेजर वेक्टर बोला जाता है। और इसको फेजर डायग्राम बोला जाता है जब हम एक वेव को एरो से रिप्रेजेंट करने लगे। तो लेट्स से मैं एक वेव को डिनोट कर रहा हूं जिसका एम्पलीट्यूड A1 है, जिसकी डायरेक्शन ऐसे है, मैंने एक एरो से रिप्रेजेंट कर दी। और दूसरा जो है, एक और वेव है, ये वेव नंबर 1 है और ये वेव नंबर 2 है ना। इनको मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया, जो कि हम कर सकते हैं, ये रूल हमने पढ़ा है। तो मैंने एक वेव को A1 से रिप्रेजेंट किया, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड को A2 से रिप्रेजेंट किया, और इन दोनों के बीच जो एंगल है ना, इसी को फाई बोलते हैं, और इस एंगल को बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस, ठीक है। ये कौन है एडवोकेट, इसको म्यूट करो, ठीक है। ये फाई क्या है? फेज डिफरेंस है। A1 A2 क्या है? एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब मैं तुमको कुछ खास बात बताने वाला हूँ। खास बात ये है कि मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि ये बताओ यहाँ नेट एम्पलीट्यूड कितना होगा, अगर दो वेव्स हैं, एक का एम्पलीट्यूड A1, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2, और उन दोनों के बीच जो एंगल है उसको फेज डिफरेंस बोला जाता है, जो है फाई। मैं तुमसे पूछता हूँ नेट एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो क्या मैं यहाँ वेक्टर का एडिशन लगा सकता हूँ? पैरेललोग्राम। यस सर। यस। क्यों? क्योंकि एक ये जो वेव है ना सर, इसको हमने एरो से रिप्रेजेंट किया, और आपने अभी बोला कि इस वेव को फेजर वेक्टर बोला जाता है। तो इसका एडिशन भी अगर हमको नेट निकालना होगा तो हम वेक्टर के थ्रू करेंगे। तो किसने किसने यस वेक्टर सर। का नेट निकालने का फॉर्मूला पढ़ा, जिसको रिजल्टेंट आर बोलते हैं? याद है? ऐसा यस होता था सर। ना कि दो अंडर वेक्टर लेट से ये पी है, एक अंडर वेक्टर रूट क्यू है, दोनों के बीच एंगल लेट से थीटा है, तो हम क्या रिजल्टेंट कैसे लिखते थे? पी स्क्वायर रूट प्लस क्यू स्क्वायर, ये अंडर रूट प्लस में होता था, प्लस
Yes, PQ sir. cos ऑफ 2 थीटा। PQ cos theta. यही होता था ना दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट निकालने का, नेट निकालने का फॉर्मूला। वैसे ही अगर मैं वेव लगाऊं तो यहां अगर मेरे को ए नेट चाहिए, नेट एम्पलीट्यूड चाहिए, तो आई विल राइट इट एज, बोलो बोलो, A1 का स्क्वायर अगर मैं इसको प्लस स्क्वायर में रखता हूं तो ऐसे, एक एक सेकंड, अगर मैं अभी फिलहाल एनेट को एनेट के स्क्वायर का टर्म लिखता हूं ताकि रूट का टर्म ना आए, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एनेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 का स्क्वायर A1 प्लस A2 का A2 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस टू प्लस A1 2 A1 A2। A2 अब ये बताओ इनके cos बीच phi का एंगल थीटा है या फाई है? फाई है, इसलिए हम phi इसको क्या है लिखेंगे, सर। कॉस फाई लिखेंगे। तो ये होता है नेट एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। तो ये सर जो डायग्राम, कितनी स्लाइड हो गई? अभी तो दूसरी स्लाइड है ये पहली थी, इधर इंटरफेरेंस हमने सीखा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सीखा। उसके बाद हम आए यहाँ फेजर डायग्राम और फेज डिफरेंस में। तो देखो मैं तुमको बताता हूँ, फेज डिफरेंस क्या है, दो वेव के बीच का एंगल, उसको फेज डिफरेंस बोला जाता है। तो फेजर डायग्राम क्या हो गया कि अगर वेव को हम किसी भी वेक्टर के फॉर्म में एरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो जो डायग्राम बनता है उसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। और वो दोनों वेव के बीच जितना भी एंगल का डिफरेंस है ना, उसको फेज डिफरेंस बोला जाता है, जिसको फाई लिखा। और नेट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला वही सिमिलर है सर एज कंपेयर टू जैसे हमने वेक्टर में किया था, कि लेट्स से दो वेक्टर होते हैं P और Q, तो दोनों का नेट रिजल्टेंट कैसे निकाल देते हैं, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2PQ cos थीटा। वैसे ही अगर मैं बोलता हूँ कि एक वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड A2 है, और दोनों के बीच फेज डिफरेंस फाई है, तो नेट एम्पलीट्यूड हम कैसे लिखेंगे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ फाई। क्लियर यहां तक सबको? यस सर। यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो ये फेजर डायग्राम और फेज डिफरेंस क्लियर हुआ, सबको क्लियर हो यस गया? सर। अब देखो, अब यस यहां सर। से मेजरली सवाल क्या बन जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें क्लास 12 में यूज होती है, तो वहां फेज डिफरेंस का बड़ा रोल यूज होता है। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि डिफरेंट फेज डिफरेंस पे, है ना, अलग अलग फेज डिफरेंस, अलग अलग फाई की वैल्यू के लिए जो वेव है उसको कैसे ड्रॉ करेंगे आप, कैसे पहचानेंगे कि इसका फेज डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंट फेज डिफरेंस पे वेव्स को देखिए। डिफरेंट फेज डिफरेंस पे कौन कौन से वेव्स ड्रॉ होंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, वो देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे फेज डिफरेंस क्या है, दो वेव के बीच के एंगल का डिफरेंस, उसको फेज डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ क्लियर हो गया ना? अब देखो, अब अलग अलग फेज डिफरेंस में मैं बोल देता हूँ कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूँ कि मैं एक वेव ड्रॉ कर दिया ऐसे, एक और वेव ड्रॉ कर दिया जो कर दिया ऐसे। अब मैं तुमसे बोलूं कि इसमें बताओ फेज डिफरेंस कितना है, इसमें बताओ फेज डिफरेंस कितना है, इन दोनों में फेज का डिफरेंस कितना है, तो यार प्रॉब्लम हो जाएगी ना, अगर पता होगा तभी तो बताएंगे कि फर्स्ट वाले वेव और दूसरे वाले वेव दोनों के बीच फेज का डिफरेंस कितना है, एक दूसरे से लीड कर रहे हैं, लैग कर रहे हैं। कभी पढ़े हो क्लास अल्टरनेटिव करंट के अंदर, पढ़े हो ना, लैग सर। करता है करंट, ये कैपेसिटर, है ना, RLC सर्किट, पढ़े हो? और तो लीड और लैग उसके RLC। अंदर पढ़े थे। तो उसमें भी हमको फेज यस। फेज डिफरेंस पता करना था कि कौन सा कितने फेज डिफरेंस से लीड कर रहा है, कौन से कितने फेज डिफरेंस से लैग कर रहा है। वैसे ही अगर मैं यहाँ दो वेव कंपैरिजन के लिए आपको दे दूं, तो अगर आपको पता होगा तरीका कि डिफरेंट फेज डिफरेंस पे कौन कौन से वेव ड्रॉ होते हैं, तभी तो आप बता पाओगे कि इन दोनों वेव में फेज का डिफरेंस कितना है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ, फेज डिफरेंस क्या है, फाई है। अब ये बताओ, किसी भी वेव का इक्वेशन क्या होता है भाई, SHM में आपने पढ़ा होगा, ये मत बोलिए कि ये भी नहीं पता है। किसी वेव को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स यस वगैरह और होता है, फाई। बट अभी हम बेसिक कितना लेके चल रहे हैं कि किसी भी वेव का इक्वेशन क्या होता है, जनरल SHM का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स ए टू साइन ओमेगा a टी साइन प्लस ओमेगा टी, फाई। सबने पढ़ा है। अब ये यस सर। बताओ, वेव किसका फंक्शन है, क्या साइन का फंक्शन है, वेव यस साइन सर का साइन फंक्शन है। इफेक्ट। तो आओ थोड़ा सा यहाँ मैथ सीखते हैं। साइन का ग्राफ सबको पता है, साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है, आओ मैं तुमको समझाता हूँ। साइन थीटा का ग्राफ अगर आप देखोगे, तो साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है, लेट्स से मैं यहाँ साइन थीटा का ग्राफ तुमको बना के सिखा देता हूँ। साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। साइन थीटा ग्राफ कुछ ऐसे होता है, साइन थीटा ग्राफ कुछ ऐसे होता है जिसमें ये ओरिजिन क्या है, 0 डिग्री, मैक्सिमम वैल्यू साइन की कितनी होती है, 1, तो एम्पलीट्यूड 1 हो जाएगा, ठीक है। और निगेटिव मैक्सिमम कितना जाता है भाई, इसको ऐसे चेक कर लो, -1, ठीक है। अब चेक कर लो, यहाँ ये वाला एंगल क्या बोलते हैं, 0 डिग्री,
ठीक। और जब ये वेव अपने टॉप पे चले जाता है तो ये वाली जो एंगल है इसको, ये कितनी होती है, ये 90 डिग्री एंगल होती है। L/2 यस सर। ठीक है, यहां आ जाते हो तो ये 180 डिग्री हो जाता है। सिमिलरली ये वाला कितना होता है, 270, और फिर वापस एंड में आए तो क्या होता है, 360, है ना। तो साइन 0 पे वैल्यू 0, साइन 90 पे वैल्यू 1, फिर 180 पे 0 हो रहा है, 270 पे -1 हो रहा है, और 360 पे 0 हो रहा है। तो ये बेसिक साइन का कर्व है ना। ये बेसिक साइन का कर्व है। ये तो सबको पता चल गया कि साइन थीटा का ग्राफ ऐसे ही होता है, जिसके अंदर एंगल्स कैसे डिफाइन किया जाता है। 0 पे साइन की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 पे जब हम पहुंचते हैं तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है 1, फिर साइन 180 पे 0 हो जाता है, फिर 270 पे -1 चल जाता है, और फिर 360 पे अगेन क्या हो जाता है सर, 0 हो जाता है। ये तो क्लियर है साइन थीटा का, ये तो क्लियर तुमको साइन थीटा का ग्राफ यही होता है बेसिक। यस अब लेट्स से मैं बोलता हूं कि मेरे को तुम साइन थीटा नहीं, साइन थीटा प्लस 90 का ग्राफ बताओ। हमने साइन थीटा ग्राफ पढ़ लिया, और मैं तुमसे बोला कि साइन थीटा नहीं, साइन थीटा प्लस 90 का ग्राफ ड्रॉ करके बताओ। तो तुम सबने पट्टू टोटे की तरह साइन थीटा ग्राफ तो याद करके रखा था कि सर ठीक है, 0 पे 0, 90 पे 1, फिर ऐसा ग्राफ बना देंगे तो ये साइन थीटा ग्राफ बन जाएगा। लेकिन अब मैं तुमसे बोलता हूँ कि साइन थीटा प्लस 90 का ग्राफ बनाओ। अब कैसे बनाओगे, अब देखो, आओ ग्राफ खींच के देखते हैं, सब समझ आ जाएगा। अब जब आप ग्राफ खींचोगे साइन थीटा और थीटा के बीच, तो ये चेक कर लो, जब ये थीटा की वैल्यू 0 है तो साइन 0 क्या हो जाता है, 0। 0 ठीक है, यस सर। तो ये थीटा की जगह अंदर अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख देता हूं, तो यहां जब थीटा की वैल्यू 0 रखा था, क्योंकि जब थीटा की वैल्यू 0 रखी तो साइन की वैल्यू 0 हो गई थी। लेकिन अगर साइन थीटा प्लस 90 में थीटा को 0 रखता हूं, तो ये साइन 90 बचेगा अंदर, क्योंकि ये देखो यस ये वाला सर। टर्म तो 0 हो गया, तो बचा क्या, साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। 1 मतलब कि सर ग्राफ अब 0 से नहीं शुरू होगा, अब ग्राफ 1 से शुरू होगा। 1 कहाँ है, ये वाला पॉइंट। मतलब अब ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ओहो, मतलब कि ये जो है शुरुआत कहां से हो रही थी, साइन थीटा ग्राफ शुरू हो रहा था 0 से, फिर 0, फिर 1, फिर 180, फिर 270, फिर 360। लेकिन यहां जब मैंने क्या किया, थीटा की वैल्यू को 0 कर दिया, और मैं ग्राफ किसका ड्रॉ कर रहा हूं, साइन थीटा प्लस 90, तो थीटा तो 0 हो गया, लेकिन साइन 90 तो बचा अंदर, और साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है। इसका मतलब अब ग्राफ कहां से शुरू करेंगे, अब ग्राफ शुरू करेंगे 1 से। वैसे ही अब अगर मैं नेक्स्ट तुमसे कहूं कि मेरे को साइन थीटा प्लस 180 का ग्राफ बताओ, तो है ना, मैं तुमसे कहूं कि साइन थीटा और 180 का ग्राफ बताओ, तो कैसे ड्रॉ करोगे, भाई सेम चीज करो, यहाँ थीटा की वैल्यू को कर दो एक बार फिर से 0। तो जब थीटा की वैल्यू को 0 कर दोगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन 180। क्या बचेगा, साइन 180। साइन साइन 180 180 कहां से शुरू होता है सर, ये वाले पॉइंट से, देखो मैं जहां हाईलाइट कर रहा हूँ। यानी अब इसका ग्राफ कहां से शुरू होगा सर, इसका ग्राफ अब नीचे से शुरू होगा। ये लीजिए साइन थीटा प्लस 180 का ग्राफ, ये साइन थीटा प्लस 180 का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सिमिलरली अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे को साइन थीटा प्लस 270 का ग्राफ बताओ, तो अगेन थीटा की वैल्यू को फिर से 0 करिए, तो अंदर क्या बचेगा, साइन 270, और साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो अब जो ग्राफ शुरू होगा, 270 वाला कहाँ है भाई, 270 वाला पार्ट तो यहाँ है सर, ये रहा ये रहा ये रहा। मतलब अब जो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ कहां से होगा, वो ग्राफ ऐसे होगा। क्या बात है, इतनी आसानी से देखो हमने समझ लिया। थीटा प्लस 180 का ग्राफ बता दीजिए। थीटा प्लस 180, थीटा प्लस 180 देखो, जब थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तो साइन 180 क्या होती है, साइन 180 यहाँ देखो, सॉरी 1 लिख दिया मैं, इसको 0 कर दो ना, अभी मैं गलती से 1 लिख दिया यार। सर पर साइन ग्राफ 180 की सही वैल्यू है। तो 0 हो गई। अब ये देखो 180 तो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ चेक करो ये 180 है, तो ग्राफ यहीं से शुरू होगा ना, नीचे से देखो, ओरिजिन यस पे सर। शिफ्ट हो जाएगा वो, तो नीचे शुरू हुआ। तो ये ग्राफ किसका है, साइन थीटा प्लस 180। वैसे अगर मैं थीटा प्लस 270 करता हूँ, तो यहाँ अगर थीटा की वैल्यू को 0 कर देते हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन 270, और साइन 270 की वैल्यू -1 होती है। तो अब ग्राफ 270 ये वाले सेक्शन से शुरू होगा, होगा कि नहीं होगा, ग्राफ देखो यहाँ से शुरू हुआ है, शुरू हुआ है। तो
ये जो तुम लोग ये जो थीटा के बाद ये जो टर्म देख रहे हो ना, 90, 180, 270, अरे इसी को फेज डिफरेंस बोला जाता है। इसी को फेज डिफरेंस बोला जाता है। समझे? क्या ये बात सबको क्लियर हुई? क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि ये जो Yes, मैंने sir. थीटा के बाद +90, +180, +270 ये जो रखा है, इसी को फेज डिफरेंस बोला जाता है। तो अब अगर मैं एक फेज डिफरेंस के साथ किसी भी वेव का इक्वेशन लिखूंगा, तो आई राइट इट एज y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस Plus पाई। 5. तो ये एक इक्वेशन होता है वेव का विथ फेज डिफरेंस। ये आपको समझना जरूरी था। अब मैं आपसे बोलता हूँ ना कि एक और ही कर ही लो, आ जाओ जरा ये बताओ कि साइन थीटा +360 का ग्राफ कैसे बनेगा, उसका वेव कैसे फॉर्म होगा? साइन थीटा +360 का वेव। तो अगेन क्या करो, एक बार थीटा की वैल्यू को 0 पुट करो, साइन 0 0, तो अंदर क्या बचेगा, साइन 360। और साइन 360 की वैल्यू भी 0 होती है। Yes, और sir. साइन वो भी 360 नीचे कहाँ है, से साइन 360 यहाँ है। मतलब कि सर सेम एज जो आपका साइन 0 से शुरू हुआ 180. था, बिल्कुल वही ग्राफ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि 360 देखो फिर से यहाँ आ गया, अब साइकिल को रिपीट करेगा वो। है कि नहीं आया? तो साइन थीटा +90 का डायग्राम ऐसे बनता है। साइन थीटा +180 का डायग्राम नीचे मैंने ड्रॉ कर दिया है। साइन थीटा +270 का डायग्राम उसके नीचे है। अब आप सभी समझ जाओगे। अब आप डायरेक्टली ये याद रख लो ना कि सर थीटा के साथ जो भी एंगल लगा हुआ है ना, जो भी फेज डिफरेंस लगा हुआ है ना, वहीं से ग्राफ शुरू होगा। यानी बस एक बेसिक याद कर लो। अब मैं तुमसे कितना भी बोल दूं, साइन थीटा +270 ड्रॉ कर लोगे, साइन थीटा +180 ड्रॉ कर लोगे, आराम से कर ले जाओगे। तो ये समझना Yes, था sir. कि फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हैं वेव के अंदर। अगर वेव डिफरेंट 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 फेज डिफरेंस हमको वेव को पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे? अब मैं मान लो 2 सवाल दे देता, मान लो यही 2 सवाल आ भी जाए, 2 वेव दे दे, बोल दे कि बताओ दोनों में कितने का फेज डिफरेंस है, तो देख के नहीं पहचान सकते हो? 2 वेव दे देगा Yes, तो sir. देख के पहचान सकते पहचान. हो। यहां चेक करो, ये तो तुम्हारा साइन 0 का है, ये साइन थीटा +90 का है, तो कितना एक्स्ट्रा है, 90 एक्स्ट्रा है सर। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इसमें और इसमें चेक करूंगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी देखो तो 90 का फेज डिफरेंस। अगर मैं साइन थीटा +90 और साइन थीटा +180 को कंपेयर करता हूं, तो देखो 90 का फर्क है, तो यहाँ भी फेज डिफरेंस कितना हो गया भाई, 90 हो गया। तो समझ सकते हो ना आप ग्राफ को देख के, इसलिए ये बताना जरूरी था। तो अब तो समझ सकते हो ग्राफ को देख के कि कौन सा ग्राफ कितना फेज डिफरेंस से लैग या लीड कर। वैसे लैग और लीड हम सब यहाँ नहीं यूज करेंगे, हम अल्टरनेटिव करंट में यूज करते हैं, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि कौन सा ग्राफ एक दूसरे से कितने फेज के डिफरेंस पे है। थीटा ग्राफ, साइन थीटा +90 का ग्राफ, साइन थीटा +180, साइन थीटा +270 और एट लास्ट साइन थीटा +360, सबका ग्राफ हमने देख लिया। क्लियर हो गया सबको? किसी को डाउट है यहाँ? वेव जल्दी समझ नहीं आता है, but मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिंप्लीफाइड रखूं। समझ आ रहा है सबको? बता दो Yes, यार, sir. यस बता Yes, दो यार, sir. बता दिए। चलो अब वापस से थोड़ा पीछे चलते हैं। कहाँ, यहाँ। अब जरा ये बताओ, इन दोनों वेव में फेज डिफरेंस कितना है? अरे 0। क्योंकि Sir, अरे फेज का डिफरेंस कहाँ है दोनों में, खुद तो देखो। जहां से ये zero शुरू है हो रहा है zero. वहीं से ये भी शुरू हो रहा है, जहां ये एंड हो रहा है वहीं पे ये भी एंड हो रहा है। फेज डिफरेंस कितना है, 0। Zero. तो क्या मैं नीचे वाले में फेज डिफरेंस देख के बता सकता हूँ कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? 180 180। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कितना फेज डिफरेंस हो गया, 180 डिग्री। 180. तो इस केस में ये भी एक और चीज डेटा आपको मैं अब ये समझाने के बाद मैं डेटा आपको दे सकता हूं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2 वेव का फेज डिफरेंस 0 होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 2 वेव का फेज डिफरेंस 180 डिग्री। 180 होता है। शुरुआत में ही अगर मैं ये बक देता तो तुमको समझ नहीं आता कि सर ये क्या बोल रहे हैं आप, फेज डिफरेंस और पीरियड है। इसलिए एक सिस्टमैटिक तरीके से चला जाता है। तो मैं क्या करूंगा कि ऐसे ही जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, वापस से ये वाले स्लाइड पे आऊंगा और पूरी इंटरफेरेंस को खत्म करूंगा। इंटरफेरेंस ऐसे ही खत्म होगी। हमने इंटरफेरेंस देखा, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव देखा, फेजर डायग्राम, फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस के डिफरेंट फेज डिफरेंस पे डिफरेंट ग्राफ कैसे बनते हैं वो हमने देखा। क्लियर हो गया सबको? यस क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. चलिए, तो ये क्या था तुम्हारा फेज डिफरेंस, ठीक। अब मैं तुमसे बोलता हूं ना कि जरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए
है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे हुआ था, ऐसे दो वेव्स मिली थी जिनका फेज डिफरेंस क्या था, 0 था सर, और फाइनल एंड में क्या आया था रिजल्ट, एम्पलीट्यूड बढ़ गया था, बढ़ गया था। शिट, क्या हो यस गया, सर। एक सेकेंड। फाइनल एंड में वेव का एम्पलीट्यूड जो है, हालांकि देखो ये ऐसे वो छोटा और बड़ा नहीं ड्रॉ किया जाता है, सेम सेम साइज के होते हैं वेव्स। तो एक सेकेंड रुक जाओ, मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हुआ था, ऐसे दो वेव्स आई थी जिनके बीच फेज डिफरेंस कितना है भाई, 0 का फेज डिफरेंस है, उन दोनों का तो नेट हमको क्या मिला, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड उनका बढ़ गया, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव में क्या हुआ था कि एक वेव फेज दूसरे डिफरेंस। से 180 डिग्री के फेज डिफरेंस पे आई थी, और दोनों का जब कॉम्बिनेशन हुआ तो हमको नेट मिला 0। अब मैं पूछता हूं तुमसे कि मेरे को कंस्ट्रक्टिव के केस में और डिस्ट्रक्टिव के केस में, दोनों केस में मेरे को नेट एम्पलीट्यूड निकाल के दिखाओ। व्हाट विल बी द नेट एम्पलीट्यूड इन बोथ केसेस। तो पहले मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में तुमको दिखाता हूं, फिर हम डिस्ट्रक्टिव के ऊपर चलेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहां चेक करो, फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू कितनी है, 0 इसके लिए सर। 0 और सेकंड में डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री सर। 180। अब ये बताओ, नेट निकालने का फार्मूला पड़ा है, ए नेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फैक्टर एडिशन मैं रूट लिख रहा हूं देखो, फिर ए नेट स्क्वायर स्क्वायर इज लिख इक्वल्स दिए टू A1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर प्लस तो A2 लेट्स से का मैं बोल देता A2 हूं, का स्क्वायर प्लस मैं यहां बोल देता हूं, लेट्स से ऐसे देख लो इसको, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर A2 का प्लस, स्क्वायर 2A1 सॉरी, A2 हाँ, cos phi A1 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस ऑफ cos phi। फाई। अब ये बताओ, कंस्ट्रक्टिव के लिए तो फाई की वैल्यू 0 हो गई सर, तो तो यस जरा सर, फॉर्मूले में पुट करो ये तो टर्म पूरा 0 होगा। तो ए नेट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां चेक करो क्या हो जाएगा, ये देखो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर A2 का प्लस, स्क्वायर अभी देखो 2A1 A2 कॉस फाई, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, सबको पता है। 1 यस सर कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये पूरा टर्म 1 1 हो जाएगा। मैं इसको लिख दूं 2A1 A2। 2 2 अब ये बताओ मेरे को, ये ए नेट स्क्वायर है, अब 2A1 A2 जो है, क्या ये तुमको A प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। यस सर, तो आई राइट इट एज A1 प्लस A2 इसका होल A2 का स्क्वायर। होल स्क्वायर और दोनों जगह से जब हम स्क्वायर को काटेंगे तो आई राइट इट एज ए नेट इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2, 1 प्लस A2 A1 प्लस A2। A2 क्लियर। अब ये बताओ, शुरुआत में मैंने क्या लिखा कि दोनों का एम्पलीट्यूड कितना है, ए के बराबर है, तो नेट कितना आया, 2A आया। अब तुम खुद सोचो कि यहाँ A1 जो है वो भी ए के बराबर है, और A2 जो है वो भी ए के बराबर है, मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड ए है, दोनों का एम्पलीट्यूड ए है। तो अगर मैं नेट में ए रख दूंगा तो ए नेट विल बी इक्वल्स टू ए प्लस ए, और ए नेट क्या आएगा, 2A 2A। 2A अब समझ 2A। आया कि मैंने 2A यहाँ क्यों किया, यस सर। क्या आप समझ आया कि मैंने शुरुआत में ही सर 2A क्यों लिख दिया था। आओ देख लो पीछे, देखो मैंने 2A लिखा है, और मैं तुमको बोला कि अगर यहाँ 2A बता दूं तो समझ नहीं आएगा कि यहाँ 2A क्यों हुआ है, हम आगे देखेंगे। तो मैंने यहां से तुमको प्रूव किया कि 2A कैसे हो गया, नेट एम्पलीट्यूड कैसे 2A के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पहले वेव का भी एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे वेव का भी एम्पलीट्यूड ए है। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वेव की वैल्यू होती है। तो क्योंकि यहाँ A1 भी ए के बराबर था और A2 भी ए के बराबर था, तो यार A1 और A2 क्या कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या होता है, डायरेक्ट नेट ऐड एम्पलीट्यूड होते कितना, हैं। A1 प्लस A2। तो इसलिए हमको नेट क्या मिला, 2A मिला। और मैं अब तुमको प्रूफ करता हूँ ना कि यहाँ एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 क्यों हुई है, अब तुम खुद भी कर सकते हो। आओ यस अब सर। डिस्ट्रक्टिव के लिए अगर मैं लगाऊं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर मैं नेट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करता हूं, ए नेट की वैल्यू, तो ए नेट स्क्वायर वही सिमिलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर A2 का प्लस स्क्वायर टू 2A1 ए A2 वन cos ए phi टू कॉस ऑफ फाइव। अब ये पता है कि डिस्ट्रक्टिव के लिए फाई की वैल्यू 180 है, मतलब फेज 180 डिफरेंट डिस्ट्रक्टिव में कितना है, 180 है। 180 तो ए नेट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का A2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2A1 A2 2A1 A2 into और minus कॉस 1 180। और जिनको पता है वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है कॉस 180 माइनस 1 होता है, minus 1 होता है। यस सर। कॉस 180 माइनस 1 होता है।
तो अगर मैं यहाँ -1 बना दूंगा, मतलब ए नेट स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 यस स्क्वायर सर, हो जाएगा माइनस पर यहाँ से तो A1 A2। -2A1 और A2। अब देखो, क्या ये B का तुमको होल a माइनस स्क्वायर। बी का होल स्क्वायर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। यस सर। A1 माइनस A2 इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ से ए नेट क्या निकलेगा? A1 माइनस A1 A2। A1 माइनस माइनस A2। A2। अब देखो, सेम केस कंस्ट्रक्टिव में था, इसका भी एम्पलीट्यूड ए है और इसका भी एम्पलीट्यूड ए है। अब बताओ, डिस्ट्रक्टिव केस में A1 माइनस A2 करते हैं, तो यहां अगेन A1 की वैल्यू ए के बराबर है और A2 की वैल्यू अगेन ए के बराबर है। तो डिस्ट्रक्टिव के केस में नेट एम्पलीट्यूड कितना आएगा भाई? ए माइनस ए। जीरो। ए नेट की वैल्यू 0। खत्म, वेव हो गई 0, इसलिए ए नेट की वैल्यू 0 और यहाँ ए की वैल्यू आई थी। चमक गया सबको? यस यस सर। सर। यस सर। सबको समझ आया कि वेव का फंडा कैसे है? बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मेरा फेवरेट चैप्टर है, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर वेव्स। बड़ा मजा आता है ये सब करके वेव के अंदर, है ना? तो वेव से एक बार खेलना सीख जाओगे, बड़ा मजा आने लगेगा। क्या सबको क्लियर हो गया कि कैसे सर वहां आपने 12 लिखा था और कैसे आपने ए की वैल्यू 0 कर दिया था? बेसिक से चले एडवांस तक पहुंचे, क्लियर? यस सर। चलो, अब यस दो बड़े सर। इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, एक होता है मैक्सिमा और एक होता है मिनिमा। ये समझ ही नहीं आता है बच्चों। मैक्सिमा और मिनिमा, देखो सिंपल सा टर्म है। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम, मिनिमम मतलब मिनिमम चीज। अरे यार, मैक्सिमम मिनिमम कोई शॉर्ट में मैक्सिमम मिनिमम लिख दिया गया है। तुमको पता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ही मैक्सिमम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका नेट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस को हम क्या बोलते हैं? मिनिमा बोलते हैं। तो इसी को मैक्सिमा बोला जाता है और नीचे वाले क्या बोला जाता है? मिनिमा बोला जाता है। मतलब दो वेव जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी तो वहां मिनिमा बनता है, और जब दो वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं तो वहां मैक्सिमा बनता है। इसी को मैक्सिमा और मिनिमा बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? मैक्सिमा और मिनिमा। तो अब देखो, एक चीट शीट में तुमको यहां देता हूं, और ये चीट शीट ये है कि पूरा डिटेल में मैक्सिमा और मिनिमा का इस पूरे स्लाइड में लिख रहा हूँ। और ये स्लाइड बस एक बार एग्जाम के बाद देख के जाओगे ना, बहुत बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो मैं इस साइड कॉलम बना देता हूँ, इधर लिखता हूँ मैक्सिमा वाली चीजें और इस साइड लिखूंगा मिनिमा वाली चीजें। ठीक है? मैक्सिमा कब फॉर्म होता है? जब सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और मिनिमा कब फॉर्म होता है? जब सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। देख भी तो लिया। अरे डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रक्शन हो गया, 0 कर दे रहा है, नाम भी तो वही है। मिनिमम 0 है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। A1 प्लस A2 कर दीजिए। मतलब केसेस कौन से होंगे? एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मैक्सिमा बनेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमा बनेगा। ये तो क्लियर हो गया सबको? तो क्लियर हो गया? यस सर। देखो, अब मैं जरा तुमसे कुछ कंडीशंस पूछता हूँ कि कौन से कंडीशन में सर मैक्सिमा का कंडीशन बता दीजिए और मिनिमा कंडीशन बता दीजिए। मैं जैसे तुमसे पूछता हूँ कि ये बताओ कि मैक्सिमा बनेगा तो उसके लिए क्या क्या वेव की कंडीशन होनी चाहिए, मिनिमा बनेगा तो क्या क्या वेव कंडीशन होनी चाहिए। तो आओ हम सभी कंडीशंस को डिफाइन कर रहे हैं और इस पूरी स्लाइड में मैक्सिमम मिनिमम आई गारंटी यू कि 100% क्लियर हो जाएगा तुम सभी को। आज के बाद कभी मैक्सिमम मिनिमम में कंफ्यूज नहीं होगे। जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां डायरेक्टली रिजल्ट को यूज करेंगे। ठीक है? तो अब चेक करो, मैं तुमसे पूछता हूँ कि मैक्सिमा का कंडीशन बताओ। तो मैक्सिमा किससे बन रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन रहा है। तो सर पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि अगर दो वेव का फेज डिफरेंस 0 हो तो मैक्सिमा बनेगा। पहला कंडीशन डाल सकते हैं इसको कि अगर यस सर। दो वेव का फेज डिफरेंस 0 है तो दैट कंडीशन विल बी ऑफ मैक्सिमा। तो पहले कंडीशन में ये लिख लो कि फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर 0 होनी चाहिए। जीरो। ठीक है? बट अभी ना क्या होता है कि जो सिलेबस बना रहा था ना उसका मन नहीं भरा था, तो उसने सिलेबस बढ़ाने के लिए क्या बोला कि फाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तुमने बता दिया कि मैक्सिमम फाई की वैल्यू 0 होती है, लेकिन मैं बोलता हूं ना कि इसके लिए एक और कंडीशन है कि कॉस फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। हमने क्या बोला? अरे यार गजब इंसान है, बुढ़बा को क्या, कॉस फाई की वैल्यू 1 होती है, 0 पे ही तो होगी, कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होगी। मैंने भी तो वही बोला है, यस। फाई की वैल्यू 0। आप आगे आप एक और चीज बोल रहे हो इसके अंदर कि नहीं कॉस फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? उन्होंने बोला अभी कदो, कॉस फाई की वैल्यू 0 है ना, कॉस फाई की वैल्यू 1 सिर्फ एक ही एंगल पे नहीं होती है, और डिफरेंट एंगल्स पे भी कॉस की वैल्यू 1 होती है। इसलिए मैंने यहाँ कंडीशन मेंशन किया कि फाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए लेकिन कॉस फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब तो हमने उससे पूछा कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या? हमको लगा था कि सिर्फ कॉस फाई की वैल्यू 0 रखोगे तभी कॉस फाई 1 होता है।
बट ऐसा तो नहीं है ना, कॉस की वैल्यू वन और डिफरेंट एंगल पे भी डिफाइन की जाती है। बड़े हो गए सभी लोग, सिर्फ एक एंगल पे एक वैल्यू थोड़े असाइन होती है। साइन या कॉस के फंक्शन के अंदर हाँ सर। डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट फेज पे डिफरेंट एंगल पे सेम वैल्यूज असाइन होती है, तो पता है सबको। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट यस कंडीशन सर। ये है कि कॉस फाई की वैल्यू वन होनी चाहिए और फाई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन मैक्सिमा के होते हैं। अब सवाल हमने उससे ये पूछा कि ये बताओ फिर हम पता कैसे करें यार, पता कैसे करें कि साइन कॉस की जो वैल्यू है वो वन किस पे होती है। तो उसने क्या किया कि एक जनरल फॉर्मूला दिया, और जिसको बोलते हैं फाई, और जो होता है बराबर 2n पाई के। और उसने बोला कि यहाँ n की वैल्यू को आप 0 1 2 3 4 5 रख के चेक करिए, टिल देन आपको पता चलेगा कि कौन कौन से वैल्यू पे कॉस की वैल्यू 1 होती है। तो सबसे पहली चीज कि अगर मैं n की वैल्यू को 0 रखता हूं तो फेज डिफरेंस कितना आ हाँ। गया, n की वैल्यू 0 तो फेज डिफरेंस आ गया 0। अगर n की वैल्यू को 1 रखता हूं तो फेज 2 डिफरेंस क्या आ पाई। जाएगा 2 पाई। मतलब सर 2 पाई पे भी कॉस कॉस फाई वैल्यू 1 होती है। अगर n की वैल्यू को 2 रख दूं तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी, 4 पाई। यहाँ देखो 4 पाई। 2 पाई के बाद किस पे आएगी 4 पाई, फिर किस पे आएगी सर जीरो। 6 पाई। आगे बढ़ाते जाओ, चेक करते सर जाओ। कार्टेशियन प्लेन पे देखेंगे, कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जीरो होते हैं, तो उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उन सब पे जीरो वेरी मिलेंगे, गुड, 0 1 समझ गए। 80। तो एक एक जनरल यस फार्मूला मुझे दी गया 2n पाई। अगर n की वैल्यू को 3 रखोगे तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 पाई। मतलब एक जनरल फॉर्मूला क्या है मैक्सिमा का फेज डिफरेंस के अंदर, वो होता है 2n पाई। जहां n की वैल्यू को आप 0 1 2 3 पुट करिए। आपने आपने देखा भी होगा कि जो cos 0 है ना, उसमें 1 की वैल्यू 0 पे मिलती है, फिर 360 पे मिलती है, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, है ना। तो ये तुम्हारे जनरल कंडीशंस थे किसके, मैक्सिमा के। तो हमको याद क्या रखना है, कंडीशंस क्या, फेज डिफरेंस 0। और फेज डिफरेंस 0 किस पे होगा, सिर्फ एक ही एंगल पे नहीं होगा, 2n पाई। जहां n की वैल्यू को आप 0 1 2 3 4 रखते जाइए तो आपको पता चल जाएगा मैक्सिमा का क्या क्या कंडीशंस है। तो अगर आप n की वैल्यू 0 रखेंगे तो फाई की वैल्यू 0 आएगी, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो फाई की वैल्यू 2 पाई आएगी, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो फाई की वैल्यू 4 पाई आएगी, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो फाई की वैल्यू 6 पाई आएगी। इसका मतलब कि इन सभी एंगल्स पे cos की वैल्यू 1 हो रही है। और अगर cos फाई की वैल्यू 1 हो रही है मतलब कंडीशन किसका है, मैक्सिमा का कंडीशन। मैक्सिमम। क्लियर हो गया, यस क्लियर हो सर। गया। वैसे ही थोड़ा हम मिनिमा के साइड गए, हमने बोला कि जरा मिनिमा कंडीशन बताओ। तो इस बार हम थोड़े चलाक थे, हमने बोला ना कि cos फाई की वैल्यू माइनस होनी चाहिए, cos फाई की वैल्यू माइनस होनी चाहिए तो मिनिमा होगा। क्योंकि जब हम अगर फाई की वैल्यू बोलते हैं कि फाई की वैल्यू फेज डिफरेंस की वैल्यू 180 लो, तो फिर वो हमसे पूछता कि नहीं सिर्फ 180 पे नहीं, cos फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो इससे पहले हम थोड़े चालाक थे, हमने पहले ही बोला कि नहीं cos फाई की वैल्यू हम -1 लेंगे, cos फाई की वैल्यू -1 होनी चाहिए। अरे तभी तो फाई की वैल्यू 180। अरे यार मिनिमा कब बनता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। और डिस्ट्रक्टिव में फाई की वैल्यू कितनी होती है 180। तो पहला कंडीशन तो यही हो गया 180। कि फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 180 होनी चाहिए। और फाई की वैल्यू 180 को हम cos फाई के टर्म अगर लिखें तो cos फाई की वैल्यू -1 होनी चाहिए। दोनों एक ही बात है, एक ही बात है ना दोनों, कि cos 180 रखोगे तो -1 ही आएगा। यानी दो कंडीशंस मिनिमा की, कौन से, एक तो cos फाई की वैल्यू -1 होनी चाहिए, दूसरी पाई की वैल्यू 180 होनी चाहिए। ठीक, अब फिर वही सवाल कि यार cos फाई की वैल्यू तो -1 सिर्फ एक एंगल पे नहीं हो सकती है ना, डिफरेंट एंगल्स पे हो सकती है। तो अब यहाँ एक और तुमको यहाँ फार्मूला दिया गया जिसके अंदर फाई डिफरेंस जो है वो रिलेट करता है। और इसके अंदर जो फार्मूला दिया गया वो दिया गया 2n-1 पाई। इसके अंदर क्या फार्मूला दिया गया 2n-1 पाई, जिसके अंदर अगेन आप n की वैल्यू को 1 2 3 4 टिल देन इंटीजर आप रख सकते हैं। तो चेक करके देखो, अगर n की वैल्यू 1 होती है तो फेज डिफरेंस कितना होगा भाई, कितना होगा 0 हो जाएगा। पाई। अरे 0 हो पाई। जाएगा ना, n की वैल्यू 1 रखोगे तो, पाई सॉरी होगा सर। पाई हो जाएगा ना, सिर्फ पाई हो जाएगा ना, अभी क्या बोल रहा हूँ। हम्म। ठीक है, फिर n की वैल्यू को 2 रखोगे तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 2 जा 4 -1 कितना हो जाएगा 3 पाई। 3 n की पाई। वैल्यू को 2 रखोगे तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 पाई। n की वैल्यू को 3 रखोगे तो पाई की वैल्यू कितनी, फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 पाई। मतलब इतने डिफरेंट एंगल्स पे। वैसे ही आप n की वैल्यू रखते जाइए, बढ़ाते जाइए। एक जनरल क्या आपको याद रखना है, जनरल याद रखना है सर मिनिमा के लिए
जो आपका फेज डिफरेंस है उसका कंडीशन है 2n-1 पाई। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे n की वैल्यू पुट करेंगे हमको वो एंगल मिलेगा जिसपे cos फाई की वैल्यू -1 होती है। जैसे पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे, 7 पाई पे। और अगर cos फाई की वैल्यू -1 हो रही है तो वो कंडीशन किसका है? मिनिमा का है। मिनिमा का। क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है। साइन 2n+1 कर सकते हो, लेकिन यहाँ फंक्शन साइन के लिए नहीं डिफाइन किया गया है ना। यहाँ तो cos फाई के टर्म में हम लिख रहे हैं, तो हम cos के एंगल ढूंढेंगे ना। और तुमसे बोला गया कि तुमको अगर अपने डेस्टिनेशन पे जाना है तो लेफ्ट लो। तुम कहोगे सर राइट राइट जाके घूम के भी तो जा सकते हैं ना। तो फिर उसका क्या मतलब बनता है? उसका क्या मतलब बनता है कि साइन 2n+1 भी कर सकते हैं? हमको साइन से, हाँ, हमको साइन से लेना देना ही नहीं है। हम यहाँ cos डिफाइन कर रहे हैं, यानी हम चेक करेंगे cos फाई की वैल्यू -1 किन किन एंगल्स पे है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, फेज डिफरेंस को डिफाइन किया 2n-1। ऑल्दो जब आप साइन लेंगे तो 2n+1 हो जाता है, ये पता है। मतलब यहां से दो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखनी है कि सर जब भी मिनिमा का कंडीशन आए ना तो वो हमेशा इवन मल्टीपल पे आएगा। देखो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैक्सिमा कंडीशन किस पे आएगा? इवन मल्टीपल पे आएगा। और जब भी मिनिमा कंडीशन याद रखना है तो देखो किस पे आ रहा है? ऑड पे आ रहा है, 1 3 5 7। तो ये ऑड मल्टीपल है, मतलब इसमें इवन मल्टीपल है और इसमें ऑड मल्टीपल। याद रखना ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज होंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर। पाई 2n पाई मैक्सिमा के लिए, और फाई की वैल्यू, फेज डिफरेंस की वैल्यू 2n-1 पाई किसके लिए? मिनिमा के लिए। क्लियर? क्लियर? यस सर। तो ये था यस फेज सर, डिफरेंस क्लियर। के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा। अभी मैक्सिमा और मिनिमा की स्लाइड खत्म नहीं हुई है, चिंता मत करो। ठीक है, अभी तो हमने इसके अंदर सिर्फ कंडीशंस देखे मैक्सिमम मिनिमा की, अभी और भी चीजें हैं। ठीक है, तो एक स्लाइड में यहाँ छोड़ देता हूँ, अभी और आगे मैक्सिमम मिनिमा यही हम कॉलम बना के करेंगे, अगले स्लाइड पे मैं लेके चलता हूँ। और अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं पाथ डिफरेंस पे। जैसे फेज डिफरेंस है ना, वैसे पाथ डिफरेंस भी होता है। हाँ, पाथ डिफरेंस का मतलब होता है कि कौन सी वेव कितनी ज्यादा चली है एक दूसरे से। पाथ डिफरेंस का मतलब होता है कौन सी वेव कितनी ज्यादा चली है। जरा 2 मिनट देना, मैं अभी आता हूं। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि पाथ डिफरेंस क्या होता है। पाथ डिफरेंस का मतलब होता है ना कि कौन सी, क्योंकि देखो वेव क्या करती है, ट्रैवल करती है। तो पाथ डिफरेंस का मतलब होता है ना कौन सी वेव, है ना, अगर दो वेव को मैं कंपेयर करूं तो दो वेव के रेस्पेक्ट में कौन सी वेव कितना, किससे कितना ज्यादा चली है, उसको हम पाथ डिफरेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, लेट्स से कि, है ना, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि लेट्स से ये तुम थे, ठीक है, और कहीं दूर दराज तुम्हारा दोस्त कहीं रहता है। ठीक है, तुम दोनों ने कॉल किया, एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाया कि आओ एक पॉइंट डिसाइड करते हैं, यहां से जो ये है ना, ये दोनों का पार्टीशन कर देते हैं। लेट्स से ये एक पॉइंट ए है, इन दोनों पे हम मिलते हैं। ठीक है, आओ आज दोनों पे मुलाकात होगी। तो तुम क्या, तुम अपने जगह, अपने घर से ऐसे चलोगे यहाँ, ये भी अपने घर से ऐसे चलेगा यहाँ। तो क्या इस केस में आपको कोई भी पाथ का डिफरेंस दिखा है? नहीं यार, देखने से तो लग रहा है कि सब नो दोनों ने सर। सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। लेट्स से इसने 2 मीटर यस। किया और इसने भी 2 मीटर किया। तो यहाँ जो है वो पाथ डिफरेंस क्या है? 0 है सर। जीरो। यहाँ पाथ डिफरेंस क्या है? 0 है। बट अगर मैं बोल दूं कि लेट्स से तुम्हारा घर यहाँ है, ठीक है, और दोस्त का घर भी वही है, लेकिन इस बार डेस्टिनेशन चूज होगा यहाँ, तो ये वाला तो फटाक से यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन दूसरे वाले को यहाँ पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो क्या यहाँ पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे वाले ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है? बिल्कुल किया है सर। यस सर। ये यस सर। तो यहाँ पार्ट डिफरेंस तो 0 नहीं होगा, यहाँ पार्ट डिफरेंस 0 के बराबर नहीं होगा। वैसे ही जैसे तुमने मूवमेंट करके एक जगह दूसरी जगह ट्रेवल करके गए हो, अपने पाथ को कवर करके गए हो, वैसे ही वेव्स भी करती हैं, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार पाथ डिफरेंस 0 ही हो। वेव डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे ट्रेवल करती हैं, और कौन सी वेव दूसरे वाले, मतलब दो वेव का अगर मैं कंपेयर करूं तो एक वेव दूसरे के रिस्पेक्ट में जितना ज्यादा ट्रेवल करती है उतना उसका पाथ डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया सबको एक बेसिक एग्जांपल से? क्लियर यस हो गया सर। सबको एक यस बेसिक एग्जांपल सर। से? तो पाथ यस सर, डिफरेंस क्लियर। मतलब यहां हम बोलते हैं कि डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है। पाथ डिफरेंस को जनरली डेल्टा एक्स, मतलब वैसे तो सिंबल जो है पाथ डिफरेंस का वो लेमडा होता है ना, बट हम डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0 दिखाते हैं।
है ना, लिखते वक्त जब हम लिखेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ 0 है, बट यहाँ पार्ट डिफरेंस को डेल्टा एक्स दिखाएंगे तो यहाँ 0 नहीं है ना। तो ऊपर वाले में पार्ट डिफरेंस 0 तो हम लिखते हैं डेल्टा एक्स की वैल्यू 0, नीचे वाले में पार्ट डिफरेंस 0 नहीं है तो डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये पार्ट डिफरेंस था, क्लियर। यस सर। तो ये Yes, तुम्हारा sir, clear. पार्ट डिफरेंस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर तुमको एक चीज याद रखनी है कि कौन सी वेव किससे कितने ज्यादा ट्रेवल कर रही है, वही होता है तुम्हारा पाथ डिफरेंस। ठीक, ठीक है। यस चलिए सर। तो थोड़ा सा 2 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं और मैं थोड़ा पानी पी लूँ, ठीक है। तब तक आप लोग भी पानी वानी पी लीजिए अपना, ठीक है, फिर हम आगे सेशन को अभी शुरू करते हैं। Yes, sir. तो ये था पाथ डिफरेंस का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। पाथ डिफरेंस क्या है समझ गए, ठीक है। आओ अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूँ। एक रिलेशन जो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, ठीक है। कहां से आया, क्यों आया, अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रख लो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिलेशन जो होता है किसमें, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में। पाथ डिफरेंस जिसको डेल्टा एक्स लिखते हैं एंड फेज डिफरेंस जिसको किससे लिखते हैं भाई, बोलो, फाइव पाई से। फाइव से पाई से पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, फेज डिफरेंस फाई। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है वो याद रख लो, और वो रिलेशन तुमको डायरेक्ट दे देता हूं, वो होता है डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इनटू डेल्टा एक्स। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। क्या आया, क्यों आया, कहां से आया, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हो, कोई बोर्ड का एग्जाम दे नहीं रहा हो, तुमको एक्सप्लेन करना है, डिराइव करना है। बट अभी एक रिलेशन याद रख लो, ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं है, तो याद रख लो कि पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, फेज डिफरेंस किसमें, फेज डिफरेंस को लेट्स से मैं डेल्टा भाई बोल देता हूं। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा डॉट डेल्टा एक्स, इसलिए मैंने पीछे लेमडा का जिक्र किया, क्लियर। ये रिलेशन होता है इनमें बीच। अब फिर से वहीं आ जाओ मैक्सिमा और मिनिमा वाले केस में। अब अगर मैं बोलता हूं कि ठीक है तुमने कंडीशंस तो बता दिए मैक्सिमा के कि फाई की वैल्यू डिफरेंस, फाई की वैल्यू 0 हो तो कंडीशन क्या होती है, 2n पाई के हिसाब से हम निकाल सकते हैं, ये मैक्सिमा का था। मिनिमा के लिए फाई की वैल्यू 2n-1 पाई से निकाल सकते हैं। अब अगर मैं बोलता हूं कि मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस का कंडीशन बताओ और मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस का कंडीशन बताओ, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे। तो वही चीजें अब हमको देखनी है। तो आओ अब हम लिखना शुरू करते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा दो, यहां भी बांट देता हूं 2 कॉलम। लेफ्ट साइड वाला आपका मैक्सिमा है, राइट साइड वाला क्या है, मिनिमा है, और राइट साइड वाला क्या है, मिनिमा। तो अब अगर मैं पाथ डिफरेंस का कंडीशन बताऊं मैक्सिमा के लिए, ठीक है, ये वाले स्लाइड में ना पूरा बहुत सारा टॉपिक क्लियर हो रहा है, एक नहीं बहुत सारा। तो पाथ डिफरेंस का रिलेशन कैसे निकालते हैं भाई, बोलो बोलो। डेल्टा फाइव फाई इक्वल इक्वल्स टू, टू पाई डेल्टा फाई लेमडा इक्वल्स टू, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेमडा लेमडा मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स, जहां डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस, डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस। मतलब सर अगर हमको डेल्टा एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो ये जो फाई है ना, तो फाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर चेक कर लीजिए ना। तो फाई की वैल्यू कितनी आई थी भाई मैक्सिमा के अंदर, एक तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यही थी ना। पहली थी 0, फिर क्या थी 2 पाई, फिर क्या थी 4 पाई, फिर 6 पाई, ऐसे ही करके आगे बढ़ी थी। तो अगर फाई की वैल्यू ये है और डेल्टा एक्स निकालना है, तो मैं लेमडा को उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइडेड बाई 2 पाई कर दूंगा। तो यहां से अब अगर मैं डेल्टा एक्स लिखना चाहता हूं तो आई राइट इट एज डेल्टा फाइव मल्टीप्लाई बाई लेमडा अपॉन 2 पाई। अब जरा चेक करते जाओ, डेल्टा फाइव की वैल्यू पहले 0 पुट करो। जब आप डेल्टा फाइव की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो डेल्टा एक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। यानी व्हेन डेल्टा फाइव इक्वल्स टू 0, तो डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस भी क्या हो गया, 0 हो गया। सिमिलरली अगर डेल्टा फाइव की वैल्यू को आप 2 पाई पुट करेंगे तो ऊपर क्या है, 2 पाई इंटू लेमडा अपॉन 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई लेमडा अपॉन 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, मतलब लेमडा। सिमिलरली पाई की वैल्यू को जब आप 4 पाई पुट करोगे
क्योंकि मैक्सिमा के लिए फाई की वैल्यू क्या है, 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, तो हम सिर्फ इवन मल्टीपल ही तो रखेंगे ना जी। यस जब सर। आप 4 पाई पुट करेंगे तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 4 पाई डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय लेमडा। 2 पाई लैम्डा। अब देखो यस, तो ये 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, पाई से पाई मतलब 2 लैम्डा। 2 लैम्डा। वैसे ही अगर मैं डेल्टा एक्स की वैल्यू आगे फर्दर कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगी तुम्हारी 3 लैम्डा, फिर कैलकुलेट करूंगा तो क्या आएगा 4 लैम्डा, करके देख लो सब आएगा। डेल्टा फाई की वैल्यू फिर आगे कैलकुलेट करूंगा तो आई विल राइट इट एज 5 लैम्डा, और ये चलते जाएगा फिर। तो पाथ डिफरेंस क्लियर हो गया। पाथ डिफरेंस का कंडीशन क्या हो सकता है मैक्सिमा के लिए? यस सर क्लियर, पर सर इसमें डेल्टा लैम्डा एक्स क्या इक्वल है? टू एन यानी अब लैम्डा। यहाँ से जनरल एक और फॉर्मूला क्या बना सकते हैं जनरल, कि सर डेल्टा एक्स इक्वल्स एन पाई के बराबर होता है, जहां एन की वैल्यू 1 0 1 2 3 4 जाइए। बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं सर। यस सर। अब क्या डाउट है जरा ये बताओ, किसको डाउट है? बोलो बोलो। सर यहाँ लैम्डा क्या है? अरे यार लेमडा रिलेशन है ना दोनों के बीच, मैं तुमको क्या बताया, पाथ डिफरेंस और डेल्टा फाई के बीच रिलेशन है, वेवलेंथ। उस वेव की वेवलेंथ को लेमडा बोलते हैं। तो मैंने एक रिलेशन तुमको दे दिया ना डायरेक्टली, जहां डेल्टा फाई इक्वल्स टू क्या है 2 पाई ओके। बाई लेमडा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स। कहां से आई क्यों है इसको मत याद रखिए, बस इतना याद रख लीजिए कि रिलेशन होता है ये किसके किसके बीच, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच। क्लियर? वही लेमडा है यहाँ, है ना? क्लियर है ना सबको? किसी को डाउट? यस सर। क्लियर है। मैक्सिमा के लिए कैसे कंडीशन याद रखेंगे, एन एन लेमडा, पाथ डिफरेंस कंडीशन एन लेमडा। मैं लास्ट में ना सबको समअप करूंगा, चिंता मत करो, ठीक है? सिमिलरली मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस, अब तो आसान हो गया सर, क्या होगा डेल्टा एक्स, है ना? तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके क्या लाए थे हम लोग, ये होता है डेल्टा फाई मल्टीप्लाई बाई लेमडा अपॉन 2 पाई। 2 पाई। अब चेक करते जाओ किसके लिए, अगर मैं डेल फाई की वैल्यू को इस कहां से कहां, मिनिमम में क्या कौन कौन सी वैल्यू वेरी हुई थी, ऑड मल्टीपल था, याद है? यस मिनिमम सर। में ऑड 5 मल्टीपल 3 पाई। शुरू हुआ था, पाई पाई 3 3 पाई पाई 5 पाई 5 पाई 7 7 पाई, पाई। ठीक है, और आगे चलता गया था। तो वैसे अगर मैं डेल्टा एक्स कैलकुलेट करता हूं तो चेक करो, पहले पाई रख दो, क्या हो जाएगा पाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कट गया लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2। सिमिलरली और आई कैलकुलेट करूंगा तो अगला 3 पाई रखेंगे, तो 3 पाई यस इंटू सर। लैम्डा अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कट गया 3 बाई 2 3 लैम्डा। बाई 3 2 बाय लैम्डा। 2 लैम्डा। सिमिलरली डेल्टा एक्स भी विल बी इक्वल्स टू, अगर ऐसे ही डेल्टा एक्स में आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, अगर सिमिलरली वहां क्या रखेंगे 5 पाई रखेंगे तो 5 बाई 2 लैम्डा हो जाएगा। और कर देता हूँ 5 पाई इंटू लैम्डा अपॉन पाई, पाई से पाई कट गया तो क्या हो जाएगा 5 बाई 2 लैम्डा। क्लियर? वैसे ही यस डेल्टा सर। फाइव डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं 7 पाई रखता हूं तो पाई से पाई कट गया 7 बाई 7 2 बाई 2 लैम्डा। लैम्डा। क्लियर? क्लियर? यस सर। तो अब यहाँ मैं क्या जनरल टर्म फॉर्म के फॉर्मूला क्या बनाता हूँ, डेल्टा एक्स विल बी इक्वल्स टू, यहाँ चेक करो खुद पता चल जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 लैम्डा 2n बाई माइनस 2। ऐसे भी आया, फिर जनरली इसको ऐसे भी लिख देते हैं, आगे लिख लो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो एक जनरल पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला हमको किस में मिल गया, मिनिमा केस में मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया? तो मैक्सिमा के केस में पार्ट डिफरेंस का जनरल फार्मूला एन लैम्डा, मिनिमा के केस में पार्ट डिफरेंस जनरल फार्मूला 2n माइनस 1 लैम्डा। सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया था, तो मैक्सिमा के केस में फेज डिफरेंस का जनरल फार्मूला 2n पाई, और मिनिमा के केस में फेज डिफरेंस का जनरल फार्मूला 2n माइनस 1 पाई। क्लियर? किसी को यस सर। डाउट है? नो सर क्लियर है। इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अभी तक ऐसे वेव तो नहीं पढ़े होंगे कभी, वेव बड़ा दिक्कत होता है बच्चों को, ये जल्दी समझ में आता है। बस डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया गया था। क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गया सबको? यस सर। सबको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नो। नहीं चाहिए। अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक आता है इसके अंदर जो आपको पता होनी चाहिए, और वो है इंटेंसिटी। क्या है? इंटेंसिटी। ठीक, इंटेंसिटी जो होती है ब्राइटनेस से होती है। तो कई बार सवाल बना दिए जाते हैं इंटेंसिटी से, ठीक है?
आप सभी ने ये चीज पढ़ रखी है कि इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, पावर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया, तो सबको पता है कि इंटेंसिटी इक्वल्स यस टू सर। होती है पावर पर यूनिट एरिया। नहीं पता है तो याद रख लो, और यहाँ एरिया को स्मॉल ए से लिखते हैं। तो इंटेंसिटी क्या होती है? ब्राइटनेस होती है, और इंटेंसिटी डिफाइन होती है पावर पर यूनिट एरिया। ठीक। सर ये तो वेव ऑप्टिक्स में होते हैं ना। हाँ, हम इंटेंसिटी वाली चीज, अब हम इसके बाद वेव ऑप्टिक्स ही तो करने वाले हैं। हाँ सर, नहीं आप देखो वेव ये पढ़ा रहे थे। पूरा ये लेक्चर लेने का एक ही मोटिव है कि तुमको वेव और वेव ऑप्टिक्स कंबाइन पढ़ाया जाए, ताकि दोनों में रिलेशन देख सको तुम लोग। इसलिए मैं इंटेंसिटी वाला टर्म भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ कि मैं वहां डायरेक्टली यूज करूंगा इंटेंसिटी वाला, ठीक है। इसलिए आज के वन शॉट में ओके इंटेंसिटी भी हो रही है। तो आपने ये चीज पढ़ रखी है, अब मॉडल ऑफिस में भी ये चीजें पढ़ी होंगी, है ना, या फिर यहाँ भी। सर। इंटेंसिटी होती है पावर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया, यानी पावर को एरिया डिवाइड कर दोगे तो जो क्वांटिटी आएगी उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। ये तो सबने पढ़ रखा है, ठीक है। यस सर। तो इस हिसाब से अगर इसकी यूनिट देखें तो क्या हो सकती है? वाट पर मीटर स्क्वायर, है ना। अब आपने जब एसएचएम, है ना, या फिर वेव का जब बेसिक्स पढ़ा होगा, तो आपने ये चीज पढ़ी होगी कि इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। एक बहुत बड़ा सा लंबा सा इक्वेशन आया था इंटेंसिटी का, तो आपने पढ़ा था वेव के अंदर। उसमें आपने देखा होगा जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पता है किसी को? अगर नहीं पता है तो रिलेशन याद कर लो अभी, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अब मैं इसके अलावा क्या कर सकता हूँ? पूरा बताने जाऊं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इंटेंसिटी का एक बहुत बड़ा इक्वेशन आता है जिसके अंदर इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, स्क्वायर के। ठीक है। आई क्या होती है? यहाँ इंटेंसिटी होती है। बस जो यहाँ कंफ्यूज, देखो मैं उतना ही लेके जा रहा हूँ ना जितना तुमको जरूरत है। अब अभी अभी अब अभी अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ टाइम है, और अगर मैं इस टाइम पूरा पढ़ाने लगूँ जो कभी पढ़े नहीं, जो कभी देखे नहीं, तो वो ऐसे ही गोल हो जाएगा। बस इतना समझ लो कि जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हो या वेव वाला 11 वाला पार्ट थोड़ा बेसिक पढ़ते हो, तो उसके अंदर ये चीज बताई जाती है ना कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो जिनको ये बात नहीं पता थी अभी याद कर लो, यहाँ से एक रिलेशन याद कर लो। सर जब भी इंटेंसिटी दिखेगा हम समझ जाएंगे इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन क्या होता है, वो आपस में एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। बस इतना याद रख लो, जो नहीं पढ़ा है वो इतना याद रख लो कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं एक और बात ये बोल सकता हूं कि सर जो अंडर रूट इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ए के, क्योंकि अगर आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के, तो यहां से अगर मैं स्क्वायर दूसरी साइड भेजूंगा तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि चेंज हो अंडर जाएगा। रूट जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी की रूट में वैल्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एम्पलीट्यूड के, क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनल थी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। देखो मैं मिटा दिया करते करते, है ना। इंटेंसिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के यहाँ, तो यहाँ से एक और मैं ये बात बोल सकता हूँ कि सर यहाँ अंडर रूट आई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिर्फ एम्पलीट्यूड के। ये तो लिख सकते हैं ना, ये तो बेसिक मैथ है यार। इसमें 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 किसी को डाउट है कि आपने रूट आई कहाँ से कर दिया? ओके। नो अरे यहाँ सर। तो डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। यहाँ इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के स्क्वायर के, तो अगर यहाँ मैं स्क्वायर दूसरी साइड भेजूंगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ए के, ठीक। अब मैं यहाँ से तुमको कुछ रिलेशन देना चाहता हूँ। अब याद करो कि अभी तुमने पीछे पीछे पढ़ा है क्या कि सर ए नेट का फॉर्मूला क्या होता है? ए नेट स्क्वायर का ए वन स्क्वायर प्लस ए ए टू टू स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 2 cos पाई ए वन ए टू कॉस ऑफ फाइव, पाई। टू ए वन ए टू कॉस ऑफ फाइव। ये तुमने पीछे पढ़ा है अभी, यस है ना? सर। ये तुमने पीछे पढ़ा हुआ है अभी, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां से ए नेट की जगह, ए नेट का स्क्वायर है, अब ए नेट की जगह मैं क्या कर सकता हूं यहाँ कि ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट आई के, तो ए नेट का जो स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ ए जो है वो अंडर रूट स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ अगर मैं ए को यहाँ से अंडर रूट में उधर भेज दूंगा, इसको ऐसे देख लो कि ए स्क्वायर बराबर है आई के, तो ए नेट स्क्वायर जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आई नेट का स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बराबर है आई के, तो ए नेट जगह मैं आई नेट लिख सकता हूँ। ए वन स्क्वायर है तो क्या यस। मैं इसकी जगह आई वन लिख सकता हूँ, प्लस ए टू स्क्वायर है तो आई टू लिख सकता हूँ, प्लस टू आई वन आई टू कॉस ऑफ फाइव लिख सकता हूँ ये। यस अब सर। बोलोगे कि सर आपने स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, यहाँ तो स्क्वायर है। तो यार स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, मतलब जहां स्क्वायर है वहां सिर्फ आई आएगी। किसी को समझने में यहाँ दिक्कत हो रहा है तो मेरे को बताओ, मैं वापस रिपीट करूंगा इस चीज को। नो मैंने सर। अब मैंने आई वन आई टू क्यों लिख दिया? A1 A2 टू ए वन ए टू है
तो मैंने उसको 2i1 i2 लिख दिया। यहाँ यस अंडर सर। रूट लिख लो ना, सॉरी, यहाँ अंडर रूट लिख रूट लो। भी आएगा यहाँ ना? रूट, हाँ रूट आएगा, रूट आएगा, रूट कंफ्यूज मत हो, रूट आएगा, ठीक है। यहाँ रूट आएगा, तो मैं इसको 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2 लिख दूं। अब तो दिक्कत नहीं है, अब तो दिक्कत नहीं है किसी को कि कैसे लिख दिया मैं, क्योंकि यार ए स्क्वायर नो आई के सर। बराबर है, तो ए नेट की जगह मैं आई नेट लिख दूंगा। फिर ए वन स्क्वायर i1 के बराबर हो जाएगा, ए टू स्क्वायर i2 के बराबर हो जाएगा, और ए वन ए टू अंडर रूट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। ये आई नेट है। तो यहां से तुमको क्या साफ दिख रहा है? यहां से देखोगे तो तुमको यहाँ अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे, तो इस जगह ये बन रहा है तुम्हारा i1, है ना। अब सबसे पहले तो चेक कर लो कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आओ, निकाल के दिखाते हैं तुमको। ये तो आईनेट का फार्मूला है। सिमिलरली अब अगर मैं यही कंडीशन, इंटेंसिटी का कंडीशन मैक्सिमा और मिनिमा के लिए डिफाइन कर दूं, जैसे हम अभी तक कंडीशन पढ़ते आ रहे हैं, मैक्सिमा, और यहां के लिख दूं मिनिमा। आईनेट हमने निकाला, आईनेट क्या है? i1 प्लस i2 प्लस I2 टू टू i1 रूट i2 रूट में था, है ना, कॉस ऑफ फाइव। अब मैक्सिमा के लिए फाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मिनिमा के लिए फाई की वैल्यू 180 होनी 180। चाहिए। तो अगर यहां से इंटेंसिटी चाहिए तो आई नेट इक्वल्स क्या लिख सकता हूं? i1 प्लस i2 प्लस I2 टू रूट टू i1 i2, और cos फाइव 1 हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि आई नेट विल बी इक्वल्स टू, आई नेट विल बी इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं यहाँ? यहाँ देखो, I1 क्या प्लस ये रूट अंडर i1 प्लस i2 का होल i1 स्क्वायर। प्लस i2 का होल स्क्वायर है यस सर। क्या? अंडर रूट i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर दिख रहा है ये? तो ये है सर। इंटेंसिटी का कंडीशन होता है इन द केस ऑफ मैक्सिमम। सिमिलरली अब यहां अगर मैं आई नेट निकालता हूं, इंटेंसिटी कंडीशन निकालता हूं, किसके लिए? i1 i2 प्लस टू रूट i1 i2 कॉस ऑफ फाइव। यहाँ फाइव की वैल्यू 180 रखो, तो फाइव की वैल्यू 180, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है जी? -1। -1। तो ये क्या हो जाएगा? i1 प्लस i2, और ये प्लस जो है यहाँ माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि -1 आगे चले आएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा माइनस टू रूट i1 रूट i2, और तो यहां से आई नेट क्या बनेगा? यहाँ देखो, यहाँ अंडर रूट i1 माइनस i2 का I1 minus I2। यस सर। क्लियर? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर हो गया? अब यहां से ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज को, ये स्क्वायर इधर है, इस स्क्वायर को दूसरी साइड भेजोगे जब इधर, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, रूट रूट में आई हो नेट जाएगा इक्वल्स टू रूट i1 प्लस रूट I2। रूट i2। सिमिलरली यहां भी तो लिख सकते हो, सिमिलरली इस जगह पे भी लिख सकते हो, इसको भी रूट को इधर भेज दो, तो रूट आई नेट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? रूट i1 i1 माइनस माइनस रूट i। रूट i2। अब क्या करो, दोनों साइड जरा फिर से स्क्वायर कर डालो, तो जरा सर इसको, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो फिर से रूट, अच्छा सॉरी मैं क्या ही बोल रहा हूँ मैं फिर से तो वही सेम वैल्यू हो जाएगी ना। तो यहां से आप एक और रिलेशन याद रख लीजिए कि आई नेट जो होता है वो क्या होता है? रूट i1, रूट आई नेट होता है, वो होता है रूट i1 प्लस रूट i2। सिमिलरली यहाँ क्या होता है? रूट आई नेट रूट i1 माइनस रूट i2। ये तुम्हारे इंटेंसिटी का भी रिलेशन आ गया, किससे कंडीशंस में? मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशंस। क्लियर? यस सर। क्लियर हो गया सबको? किसी को डाउट? यस सर, क्लियर है। किसी को डाउट है? नो सर। आज से याद रहेगा सबको मैक्सिमा और मिनिमा के क्या क्या कंडीशंस थे, ठीक? यस। यस। अब एक और इंपॉर्टेंट केस इसके अंदर, जो सबसे लास्ट है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, और वो इंपॉर्टेंट केस ये है कि मान लो मैं बोल देता हूँ दो वेव जिसकी इंटेंसिटी आपस में सेम है, तो उसके लिए नेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं कैलकुलेट करूंगा नेट इंटेंसिटी फॉर वेव्स हैविंग सेम इंटेंसिटी, है ना। यानी i1 बराबर i2, i1 बराबर i2, और ये लेट से मान ले कोई एक i इंटेंसिटी के बराबर है,
I1 भी I के बराबर है, I2 भी I के बराबर है, तो दोनों सेम हो गए। तो जरा आई नेट निकालो, क्या होता है I1 प्लस I2 प्लस I2 2 रूट I1 रूट I2 कॉस ऑफ फाइव। आएगा 5 आएगा। yes sir तो यहां से हमने अभी क्या निकाला हम्म था कि आई नेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 के स्क्वायर के बराबर होता है। अभी हमने पीछे देखा था। yes sir तो आई नेट विल बी क्या, ये मैक्सिमा के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमा के केस में, क्योंकि तभी तो कॉस फाइव जीरो होगा, तो ये बनेगा मैक्सिमा के लिए है। मैक्सिमा के केस में अगर इंटेंसिटी सेम होती है तो क्या आई नेट की वैल्यू आती है, वो मैं लिख रहा हूं। तो यहां देखो I1 भी I के बराबर है, I2 भी I के बराबर है। तो यहां क्या yes लिख sir दूं, अंदर क्या लिख दूं, रूट आई root प्लस I रूट आई root I स्क्वायर, 2 रूट आई हो जाएगा, 2 yes रूट sir आई और इसका स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अब देखो 4i इसके स्क्वायर को खोलोगे तो 4i। 4I वाह वाह, मतलब नेट मैक्सिमा के केस में अगर दो इंटेंसिटी सेम है तो वो 4 गुना हो जाती है इंटेंसिटी के, 4i हो जाती है। ये याद रखना है वैल्यू आपको। यानी आई नेट की वैल्यू फॉर मैक्सिमा, अगर दो वेव सेम इंटेंसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं तो 4 गुना हो जाती है, 4i हो जाती है। यही मैं तुमको बताना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कंडीशन क्या लिया कि सेम इंटेंसिटी के दो वेव्स को मैंने उन दोनों का नेट इंटेंसिटी निकाला। नेट इंटेंसिटी किसके बराबर आई, 4i के बराबर आई। सिमिलरली 4I के बराबर मिनिमा के लिए जरा डिफाइन करो तो नेट इंटेंसिटी सेम का। अगर मिनिमा के लिए चेक करूं, यहां भी I1 बराबर I2 बराबर I है, तो मिनिमा का डायरेक्ट डायरेक्ट केस क्या था, आई नेट इक्वल्स टू अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2, I1 माइनस अंडर रूट I2 इसका स्क्वायर था। अब आई नेट जब निकालने जाओगे तो यहां से क्या आएगा, आई नेट तो जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि यहां भी आई रखो यहां भी आई रखो, आई माइनस आई जीरो, आई नेट की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। आई की नहीं आई, आई। yes sir तो यहाँ इंटेंसिटी 4 गुना और यहाँ इंटेंसिटी जीरो, इसीलिए मैक्सिमा को बोला जाता है ब्राइट फ्रिंज। अब यहां से शुरू होता है तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स, और मिनिमा को बोला dark जाता है डार्क फ्रिंज। इसलिए कहा जाता है जब कोई लाइट मैक्सिमा कंडीशन को फॉलो कर रही होती है तो ब्राइटर लाइट। तो आपने वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं, फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा के केसेस बन yes रहे हैं। sir क्योंकि यहाँ terminating इंटेंसिटी dark जीरो हो गई मतलब वहां डार्क है, इसलिए उसको डार्क फ्रिंज बोलते हैं। यहाँ इंटेंसिटी 4 होगी मतलब यहाँ ब्राइट है, ब्राइट फ्रिंज। क्लियर हो गया। yes sir yes ये sir था clear है पूरा, ये था पूरा आपका वेव, जो आपको वेव ऑप्टिक्स से पहले पता होना चाहिए। यार अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक स्लाइड लिखता हूँ और इसी एक स्लाइड में तुमको सबसे इंपॉर्टेंट और क्लियर कंसाइज ही दे देता हूँ कि मैक्सिमा और मिनिमा के जो भी कंडीशंस हैं जितने अभी तक हमने पढ़े, पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू, उसका जनरल फार्मूला प्लस उसकी इंटेंसिटी प्लस उसका एम्पलीट्यूड, दोनों का रिलेशन यहाँ हम देख सकते हैं। तो आओ लिख देते हैं यहीं पे, ये आप पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले, ठीक है, सारे कंडीशन यही डिफाइन हो जाएंगे तुम्हारे मैक्सिमम और मिनिमम के। तो ये एक स्लाइड समझ लो, तुम्हारे लिए बहुत काम करेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैक्सिमा और इधर लिख देते हैं मिनिमा। सबसे पहले हमने क्या देखा, तो कंडीशंस क्या थी कि डेल्टा फाई की वैल्यू 0 या फिर कॉस फाई की वैल्यू 1। 1 मिनिमा के केस में डेल्टा फाई कितना था, del 180 और 180 cos phi minus 1 कॉस फाई की वैल्यू -1 minus 1 ठीक। फिर हमने पीछे क्या देखा कि जब भी हमको फेज डिफरेंस निकालना है तो उसका जनरल फार्मूला क्या था, 2n पाई, 2n पाई 2n पाई था ना, यस 2n पाई था। सिमिलरली मिनिमा के लिए क्या देखा हमने, फेज डिफरेंस का जनरल कंडीशंस क्या देखा हमने, 2n minus 1 pi 2n 2n माइनस -1 पाई 1 इंटू पाई, pi ठीक, जहां n की yes वैल्यू sir 0 1 2 1 3 2 3 2 से and वैरी 2 करेगी, on और यहाँ n की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 2 3 4, 0 भी लिख सकते हो कोई and दिक्कत so नहीं, on ठीक है, ठीक। फिर हमने उसके बाद क्या देखा, सर जी पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स, पार्ट डिफरेंस का रिलेशन क्या था भाई, पहले तो आया एन लेमडा, एन लेमडा आया ना, yes sir एन लेमडा आया, और दूसरे वाले में पार्ट डिफरेंस की वैल्यू lambda क्या by थी, 2n लेमडा -1 बाई 2 लैम्डा 2n बाई 2 माइनस 1। क्या बात है, देखो तुम सब इतना अच्छे से पढ़ लिए कि अब मेरे पीछे रिपीट करते, यहाँ भी n की वैल्यू 0
1 2 2 1 3 4 पुट करते जाइए। यहाँ भी आप n की वैल्यू को 0 1 0 1 2 3 4 पुट करते जाइए। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि मिनिमा के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमा कब बनता है? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और मिनिमा कब बनता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? तो ये Yes, क्या है? क्या पाथ डिफरेंस नेगेटिव नहीं ना हो सकता, तो वहाँ पे जीरो अरे नहीं यार, होगा पाथ ना। डिफरेंस कैसे नेगेटिव होगा? तुम क्या अपने दोस्त को बोलोगी कि तुम -2 मीटर पीछे चल के आए हो? अरे मिनिमम वो जीरो से नहीं ना स्टार्ट होगा। किसमें, कौन सा कंडीशन, कहाँ? एन एन की वैल्यू। अरे हाँ, यहाँ तो नेगेटिव हो जाएगा ना, मैं भी क्या बोलता हूँ। गुड कैच। फ्लो में निकल जाता है यार, लिखवाते 1 2 3 से स्टार्ट करो ना इसको। 1 2 3 4 5, गुड कैच। ठीक है, यहाँ क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कब बनता है? और यहाँ क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस केस में ए नेट की वैल्यू कितनी आती है? A1 + A2, याद करो। सर इस केस में ए नेट की वैल्यू A1 माइनस -A2। ये सारे पॉइंट्स हैं, कवर अप करते जाना इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट साइड हो जाएगी। फिर लास्ट में हम क्या है? आई नेट की वैल्यू, डेंसिटी केस में √I1 I1 + √I2 का होल स्क्वायर। और इस केस में आई नेट की वैल्यू √I1 - √I2 का स्क्वायर। होल स्क्वायर। Clear? So this is all about your maxima minima and all about your intensity, all about your amplitude, all about your phase difference, phasor diagram, everything, part difference, सब कुछ। ठीक है? So this is a complete and concise one short lecture for your waves. अब इसके बाद वेव ऑप्टिक्स बड़ा मजे से समझ में आएगी, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स से पहले वेव जाना जरूरी था। ठीक है, और आपने वेव पढ़ा नहीं था। मैंने वन शॉट लेक्चर डिलीवर कर दिया, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, बड़ा क्लियर एंड कंसाइज फॉर्मूले भी इसके अंदर आपको देखने को मिल गए। मैक्सिमम मिनिमम कंडीशंस भी आप डिफाइन कर सकते हैं। सवाल आएगा तो आप बता सकते हैं इजीली, ये सवाल इसी से पूछा जाता है, इसी गणित से। ठीक है, तो कल हमारा शुरू होगा, इंटरफेरेंस वाला पार्ट तो खत्म हो गया। कल हम वाईडीसी शुरू करेंगे, कि वेव ऑप्टिक्स वाईडीसी से ही एक्चुअल शुरू होता है, जिसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बोलते हैं। यस सर। वहीं से वेव ऑप्टिक्स एक्चुअल शुरू होता है। हाइगेंस प्रिंसिपल वगैरह ये सब तो तुमने बेसिक पढ़ रखा है, ठीक है। 12 वाली चीजें नहीं पढ़नी है हमको, थोड़ा सा कंप्यूटर लेवल की चीजें पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे वहां से। ठीक, वाईडीसी शुरू करेंगे, कैसे क्या हुआ, सोर्सेस कैसे हुए, ठीक है, डार्क ब्राइट फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या होता है, ये सब है। फिर डिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ेंगे, फिर वेव ऑप्टिक्स भी समाप्त हो जाएगी। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट योर वेव। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।